नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। साल था 1990 और गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले मतलब 25 जनवरी का दिन था। जब भारतीय वायुसेना के जवानों का एक ग्रुप जो था वो श्रीनगर के रावलपुरा में खड़ा हुआ था। इस दौरान होता क्या है कि ये लोग जो है बस का इंतजार कर रहे थे और बस का जब ये इंतजार कर रहे थे जो कि वो बस आती और इनको जो है एयरफील्ड तक लेकर जाने वाली थी, तो श्रीनगर की एयरफील्ड तक लेकर जाने वाली थी। इस दौरान जो है बताया जाता है कि एक कार आती है जिसमें लगभग 4 लड़के सवार थे। एक लड़का निकलता है कार से और उसके बाद वो बंदूक निकालता है और एयरफोर्स के जो जवान खड़े हुए थे उन पर फायरिंग कर देता है। फायरिंग में ये होता है कि 4 जवान जो होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। उसके बाद जो है देखा गया कि वहां पर और भी लोग थे, तो लगभग 40 लोग जो थे वो घायल हो गए थे। अब इसमें जो है एक जो रवि खन्ना, स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना जो थे वो शहीद हो गए थे। राजभर उमेश्वर सिंह ये सरवाइव कर गए थे, बच गए थे और इन्होंने ही बाद में जो है टेररिस्टों को पहचाना, जिन लोगों ने गोली चलाई थी उनको पहचाना है। इसी दौरान वहां के जो गवर्नर थे जगमोहन, जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, उन्होंने जनता से ये अपील की कि जो भी आर्मी फोर्सेस हैं हमारी, जो भी मिलिट्री फोर्सेस हैं और जो पुलिस फोर्सेस हैं, उनके साथ शांति बनाए रखने की अपील की कि आप कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे ये हो कि जो हमारी फोर्सेस को कोई ऐसा एक्शन लेना पड़े जो वो नहीं लेना चाहते। लेकिन इतना अपील करने के बाद भी होता क्या है कि जो लोग थे वो सड़कों पर आ जाते हैं। इवन ये देखा गया कि कई सरकारी लोग, जो सरकारी कर्मचारी थे, वो भी जब बंद का ऐलान होता है, अब सवाल ये उठता है बंद का ऐलान कब होता है। वहां के कुछ ऐसे लीडर्स थे, सेपरेटिस्ट लीडर मतलब जम्मू कश्मीर में आज भी शायद रहते हो, अब पता नहीं, लेकिन 2014 से पहले या 2014 के 1990 के आसपास से देखा गया कि वहां पे कुछ ऐसे लीडर्स रहते थे जो वो असल में लीडर्स क्या बोलेंगे, वो टेररिस्टों के लीडर्स थे जो ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत से अलग हो जाए। उनको बाकायदा फंडिंग होती थी पाकिस्तान से। इसमें जब आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे आपको कई सारे ऐसे नाम बताएंगे जो कि उन सारी चीजों में इन्वॉल्व थे। तो होता क्या है इस दौरान कि जब अपील की गई तो बहुत से सरकारी कर्मचारी जो थे वो भी जब बंद का ऐलान होता है तो उसमें जो है सड़कों पर आ जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। इसी दौरान देखा गया कि एक ग्रुप था कश्मीरी लिबरेशन फ्रंट। ये एक जिहादी ग्रुप था, या आप ये मान सकते हैं कि एक ऐसा ग्रुप था जो कि एंटी आर्मी या एंटी हिंदुस्तान था, जो विरोध करता था हिंदुस्तान का और कश्मीर को अलग करना चाहता था। ये देखा गया कि उन ग्रुप्स के द्वारा झंडे फहराए गए। फिर ये सारी चीजें चलती रहती हैं। साल आता है जनवरी 2024। 34 साल बाद जो है जो राजभर उमेश्वर सिंह थे जो कि उस अटैक में जो है बच गए थे, उन्होंने ये बताया, कि एक्चुअल में वो टेररिस्ट था कौन, या वो जिस लड़के ने गोली चलाई थी वो लड़का कौन था। अब यहां पर ये देखा गया कि जब ये पहचान तो उसी वक्त गए थे, लेकिन आपको ये बता दें कि वो शूटर जो था जिसको उन्होंने पहचाना था वो कोई और नहीं, यासीन मलिक, जो कि यही शायद चीफ था जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का, एक्चुअल पूरा नहीं पता लेकिन इसी का शायद वो चीफ था। फिर साल आता है 1988, आता नहीं है, अब हमें पीछे जाना पड़ेगा 1988 में। क्यों? ये कहा जाता है कि 1988 के बाद जो है जम्मू कश्मीर के जो हालात थे वो कैसे थे, उसके लिए आपको कुछ आंकड़े देखने पड़ेंगे।
1988 के बाद ये देखा गया 6,636 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग थे, जिसमें पुलिस के जवान भी थे, जिसमें आर्मी की और बटालियन के जवान भी शामिल थे। इसके अलावा देखा गया 15,000 ऐसे सिविलियन थे जो आम लोग थे, जिनका इन सारी चीजों से कोई लेना देना भी नहीं था। ये देखा गया कि जो लोग सब्जी लेने जा रहे थे, जो लोग हम ये कह सकते हैं कि अपने किसी बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, कोई नॉर्मल सी अपनी जिंदगी जो जी रहे थे, 15,000 ऐसे लोग मारे गए और 23,918 23,918 जो थे टेररिस्ट को मार गिराया गया। अब सवाल ये उठता है कि जब हिंसा होती है तो क्या केवल और केवल लोग ही मरते हैं या इसके अलावा बहुत सी चीजें हो जाती? तो केवल लोग नहीं मरते, जो जिंदा हैं उन्हें भी कई सालों तक मरना पड़ता है। अब उन्हें कैसे मरना पड़ता है? इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है उस क्षेत्र की, उस देश की, जहां पे युद्ध कई सालों तक हो जाए तो इकोनॉमिकली वो बिल्कुल ही वैनिश हो जाते हैं, इकोनॉमिकली हो जाता है। मेंटली हालत उन लोगों की खराब हो जाती है जो दिन हर रोज जो है यही देख रहे हैं कि यहाँ पे गोलियां चल रही, ये सारी चीजें होती हैं। सामाजिक जीवन अगर उनका देखें तो तहस नहस नहस हो जाता है, फियर, डर, डिप्रेशन, इसी के साथ कहीं ना कहीं उनको जीना पड़ता है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो हालात थे, ये कश्मीर के हालात कैसे बने। इन हालातों को जानने के लिए हमें ज्यादा नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों साल पहले जानना पड़ेगा। ये जो मौर्य सम्राट अशोक थे, उनका कश्मीर से गहरा संबंध था। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने जो है सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी और ये कहा जाता है कि जो बौद्ध धर्म था वो सम्राट अशोक ही कश्मीर में लेकर आए थे। और मौर्य साम्राज्य के बाद जो है बहुत सारी रूलिंग डायनेस्टीज यहां पर आई। एक तिब्बत बौद्ध शरणार्थी थे जिनका नाम था रिंचना। देखिए पहले के जो लोग थे, यहाँ पे ये सवाल आया, वो टहलते रहते थे, वो चीजों को एक्सप्लोर करते थे, ठीक है, इसलिए उनके पास नॉलेज ज्यादा होता था। वो प्रैक्टिकली चीजों को देखते थे, बाहर जाते थे। जिस ताजमहल को हम पढ़ाते हैं ये किताबों में, वो प्रैक्टिकली उसको देख लेते थे। जिस लाल किले को हम किताबों में पढ़ाते वो वहां जाके देख लेते थे। और देखना आज भी पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन उस समय के लोग जो है सालों यात्राएं करते थे। तो जो तिब्बत बौद्ध शरणार्थी थे ये बताते हैं ये कश्मीर आते हैं और कश्मीर में आने के बाद ये मुस्लिम धर्म जो है वो स्वीकार कर लेते हैं और बताते हैं कश्मीर में जो पहली डायनेस्टी थी वो इन्हीं की थी। इसके बाद अकबर जो आया, जब मुगल शासन आया, मुगल शासन के बाद जब अकबर का काल आया तो अकबर के टाइम पे ये बताया गया उसका एक सूबा हुआ करता था, उसका एक स्टेट हुआ करता था काबुल। काबुल में जो है कश्मीर को मिला लिया जाता है। सिख राजा जो थे रणजीत सिंह कुछ समय बाद जो है ये कश्मीर में आते हैं और सिख संघ की स्थापना करते हैं और मुगलों से जो है कश्मीर को छीन लेते हैं। कश्मीर को छीनने के बाद गुलाब सिंह को जो है पूरा साम्राज्य दे दिया जाता है। गुलाब सिंह की बात करें तो ये डोगरा समुदाय, डोगरा जो एक डायनेस्टी थी पूरी, उसके राजा थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जो कंट्रोल था वो अभी भी जो है रणजीत सिंह के हाथों में ही था। साल आता है 1834। महाराजा गुलाब सिंह की जो सेना थी जिसका जनरल था जोरावर सिंह, जोरावर सिंह ने जो है लद्दाख पर आक्रमण कर दिया। और जब ये लद्दाख पर आक्रमण कर देता है तो आक्रमण करने के बाद जो लद्दाख था वो डोगरा शासन के अधीन आ जाता है। इसके बाद 1846 आता है। 1846 पे जो एंग्लो सिख वॉर हुआ उसमें यह देखा गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने दो ट्रीटी की, एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर और दूसरी थी ट्रीटी ऑफ लाहौर। ये 1846 में हुई।
पूरी कश्मीर घाटी को जो है उन लोगों ने गुलाब सिंह को जो है 75 लाख में बेच दिया। अब आप कहेंगे कि ये तो कश्मीर घाटी तो गुलाब सिंह की ही थी। नहीं, गुलाब सिंह शासन कर रहे थे, लेकिन ये देखा गया कि जब कंपनी आई तो कंपनी का शासन हो गया था पूरे साम्राज्य पर और बाकी सारी चीजें हो गई थी। 30 जून 1857 को जो है गुलाब सिंह की मृत्यु हो जाती है। और जब गुलाब सिंह की मृत्यु हुई तब तक ये देखा गया गिलगिट, बलूचिस्तान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर जो है इनका शासन हो चुका था। इनकी मृत्यु के बाद जो है महाराजा रणवीर सिंह को जो है गद्दी सौंपी जाती है। अब जब उन्हें गद्दी मिलती है, वो राजशाही तरीके से वो अपना शासन करते हैं। और इसी दौरान जो है 1857 की क्रांति हो जाती है। मंगल पांडे उसमें मुख्य किरदार थे, तो वो कभी पढ़ाएंगे आपको। तो 1857 की क्रांति के बाद जो है 1858 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 2 अगस्त 1858 को। 2 अगस्त 1858 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जो सारी पावर्स को अभी तक 1857 तक जो है या 1857 से पहले तक मान लो जो शासन था वो कंपनी का शासन था। यहाँ पे एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका शासन था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जो है शासन जो था वो महारानी का हो चुका था। वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट का शासन जो है इंडिया पर हो चुका था। अब टाइम आता है कि महाराजा रणजीत सिंह जो थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर महाराजा रणजीत सिंह की बाद जो है प्रताप सिंह आते हैं और समय बढ़ता रहता है। प्रताप सिंह की भी डेथ हो जाती है। इन पे बहुत ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा किरदार इन लोगों का नहीं है, मतलब एग्जाम में भी नहीं एक हिसाब से पूछा जाता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आते हैं वो हैं 1925 में राजा हरी सिंह। हरी सिंह यानी जम्मू कश्मीर के आखिरी शासक। और 22 अप्रैल 1934 को जो है हरी सिंह ने रेगुलेशन 1 के तहत, जिसको नाम दिया गया था 1991 रेगुलेशन 1, रेगुलेशन 1 के तहत इन्होंने एक प्रजा सभा बनाई थी एज अ पार्लियामेंट। आपको उसको मान सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मान सकते हो, लेजिस्लेटिव असेंबली मान सकते हो। इसके थ्रू इन्होंने क्या किया कि जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी, मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना होता था, वो सारे अपने आप पास रखे। और बाकी जो इन्होंने देखा कि ये मान लो उनके राज्य के लिए बहुत ज़्यादा इनसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो सारे जो नियम, वो सारे जो हम कह सकते हैं डिसीजन लेने के अधिकार जो है अपने मंत्रियों संत्रियों को दे दिए। अब 1934 तक तो ये सब चलता है। इसके बाद ये देखा गया कि जो एक मीटिंग हुई थी लॉर्ड माउंटबेटन के साथ। इस मीटिंग में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख कम्युनिटी के कुछ लोग लीडर थे। ये मीटिंग हुई थी 3 जून 1947 को, जिसको बोला गया था माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान के थ्रू ये देखा गया, उसमें ये कहा गया कि अब जो है 2 देश बनेंगे, एक तो बनेगा पाकिस्तान और दूसरा भारत। दोनों के अलग अलग कानून होंगे। और अब ये कहा गया कि जो रियासतें बचेंगी, जो देखिए 3 था, एक तो ब्रिटिश के अंडर में था और कुछ रियासतें थी यहाँ पे। तो अब ये कहा गया जो रियासतें बचेंगी वो किसके साथ जाएंगी, उनको इस बात का विकल्प होगा। वो भारत के साथ भी जा सकती है और वो पाकिस्तान के साथ भी जा सकती हैं। कई सारी रियासतें जो हैं भारत के साथ उस वक्त हुआ करती थी और बहुत सारी रियासतें, कई सारी क्या लगभग को तो कन्विंस कर लिया गया था, इंडिया में आ गई थी। इसके लिए वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है हेड बनाया गया। 27 जून की बात है ये। और इसमें जो है ये भारत की जो अंतरिम कैबिनेट का हेड इनको बनाया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल से ये कहा गया कि सारी रियासतों के साथ आपको डील करनी है और जैसे भी हो इनको अपने देश में शामिल किया जाए। इसके बाद होता क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनका निगोशिएशन, उनका जो ये बताते हैं कि
जो डील करने का तरीका था वो बड़ा ही अच्छा था। तो उसमें होता क्या है कि 565 में से बताया जाता है 560 रियासतें जो थी वो भारत में शामिल हो जाती हैं, लेकिन 3 ऐसी रियासतें थी जो है ना तो वो इसमें से हैदराबाद ये पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर तो किसी के साथ नहीं जाना चाहता था, ना पाकिस्तान के साथ ना भारत के साथ। उसके बाद होता क्या है कि जूनागढ़ और हैदराबाद को भी जैसे तैसे जो है भारत में शामिल कर लिया जाता है। एक ऑपरेशन उस वक्त हुआ था, सुबह हमारी सेनाएं घुसी थी और शाम को जो है वापस आ गई थी, तो बहुत छोटा सा ऑपरेशन था। उसमें जो है बताया जाता है हैदराबाद भारत में आ गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर जो था वो अभी भी मानने को तैयार नहीं था। इसके लिए होता क्या है, ये लाइनें ध्यान से सुनिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो हरि सिंह को पत्र लिखते हैं 3 जुलाई 1947 को, जिसमें वो लिखते हैं भारतीय संघ और उसके संविधान की सभा में शामिल होने में ही आपका हित है। और जब ये पत्र उनको लिखा और इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, हरि सिंह ने जो है सोचने का लंबा वक्त मांगा। जब हरि सिंह ने सोचने का लंबा वक्त मांगा, इसके पहले ये देखा गया कि जो हरि सिंह थे उन्होंने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया था। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब था कि मतलब जो भी चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, अभी हमें कुछ सोचने का वक्त दो। अब बताया जाता है कि नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इस बात को समझ चुके थे कि अब पाकिस्तान जो है वो कुछ बड़ा करने वाला है। जब वो ये जान चुके थे, उसके बाद 27 सितंबर 1947 को होता क्या है कि ये वो दिन था जब पीएम नेहरू ने एक लेटर लिखा सरदार पटेल को, जिसमें उन्होंने कहा कि अब मुझे पता है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या है। और ये उन्होंने लेटर लिखा एक तरफ, और कुछ ही समय बाद बताते हैं कि कश्मीर के अंदर जो है पाकिस्तान घुसपैठ करना शुरू कर देता है। और जब उन्होंने ये कहा था कि हमें पता है कि पाकिस्तान क्या करना चाहता है, इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि शेख अब्दुल्ला की हमें मदद मिल रही है। महाराजा हरि सिंह को, जो कि अपना मन अभी तक बना ही नहीं पाए थे किसके साथ जाना है, लेकिन इस दौरान ये देखा गया कि पाकिस्तान ने अपने कबीलियाई जो वहां के लोग थे उनको अपनी सेना की वर्दी पहनाकर, और लगभग बताया जाता है कई सैकड़ों ट्रक जो थे, सैकड़ों आर्मी के ट्रक जो थे, वो जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ने लगे थे। अब हरि सिंह को ये लगा कि हमारे पास तो सेना है, हमारी सेना जो है इन लोगों को सेना से लड़ने के लिए काफी है, लेकिन इसका उल्टा हुआ। इसमें जो मुस्लिम सैनिक टुकड़ी थी, और बताते हैं कि वो एक बड़ी मात्रा में थे क्योंकि कश्मीर में ज्यादातर मुस्लिम ही थे, तो एक बड़ी मात्रा में जो मुस्लिम सेना थी वो पाकिस्तान के जो कबीलियाई थे उनसे जाकर मिल जाती है। इवन यहां तक ये करते हैं कि जो हरि सिंह की सेना के कर्नल नारायण सिंह थे उनको डाक बंगले में ही जो है, डाक बंगले के अंदर ही मार दिया जाता है। बताया ये जाता है कि बारामूला में इन जो ये कबाइलियाई थे उन्होंने इतनी तबाही मचाई थी, इतने वहशी थे कि इन्होंने ना तो बूढ़े देखे, ना तो महिला देखी, ना बच्चे देखे, सबको जो है काट डाला। अब जो शब्द सुन रहे हो यही सच था। बहुत बुरी तरीके से मारा, महिलाओं के साथ रेप किया, और बताते हैं कि 75% पॉपुलेशन जो है वो बारामूला के इस वक्त खत्म हो चुकी थी। अब अंदाजा लगाइए कि 100 में से 70 से 75 लोग जो है पूरी तरीके से डेड हो चुके थे। इसके बाद जो है पूरे बारामूला को आग लगा दी जाती है। अब बारामूला में तबाही मचाने के बाद ये कश्मीर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। महाराजा हरि सिंह ने जो है जब ये देखा कि अब कश्मीर भी सुरक्षित नहीं है, तो ये पीएमओ को कॉल करते हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी जो है मदद की गुहार लगाई। पीएम नेहरू ने कहा कि हम आपकी मदद तो करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना होगा, जिससे हम ये कह सकें कि आप भारत का हिस्सा हैं, क्योंकि हम अभी अभी आजाद हुए और अभी अभी हम युद्ध करने लगे, तो
तो ये ठीक नहीं है। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान ये देखा गया, वो देखा क्या गया, सभी राज्यों के साथ ऐसे ही था, लेकिन फिर भी तीन मामलों पर भारत केवल अपना अधिकार दिखा सकता था, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। अब इसकी वजह से जो है कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा मिल रहा था। इसमें यह कहा गया कि कश्मीर का अलग संविधान होगा। हरि सिंह ने कई स्पेशल प्रोविजन ले लिए थे और ये भी कहा कि प्रॉपर्टी लेने का अधिकार जो है या कश्मीर में जो प्रॉपर्टी होगी वो केवल और केवल कश्मीरियों को लेने का अधिकार होगा। इसके पीछे कारण ये दिया गया कि अंग्रेजों को कश्मीर की घाटी से दूर रखा जाए, जिससे वो वहां बस ना सके। 1927 में ये लोग 1927 में ये जो लॉ लाया गया था, जिसमें बाहरी लोगों को प्रॉपर्टी लेने का अधिकार नहीं था। बाहरी मतलब कोई कनाडा या यूएसए से नहीं, कश्मीर मतलब अगर उस वक्त ये बताया जा रहा था अगर आप यूपी में रहते थे, अगर आप पंजाब में रहते थे, हरियाणा में रहते थे, छत्तीसगढ़ में रहते थे, इवन उत्तराखंड में रहते थे, हिमाचल प्रदेश में रहते थे, तब भी आप कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे। ये वहां का सिस्टम था। लेकिन इसके बाद ये देखा गया कि जब ये कि इसको स्पेशल अधिकार दिया गया तो इसकी सुरक्षा भी करनी थी। एन गोपाल स्वामी अयंगर जो थे, उनसे ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है, जिसकी हमारी बातचीत भी हो चुकी है, जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा, एक आर्टिकल का ड्राफ्ट तैयार करिए उसकी रक्षा के लिए। जो हमने उसको स्पेशल दर्जा दे दिया है, लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसा बनाइए कि इसको काबू में रखा जा सके। फिर होता क्या है कि आर्टिकल को ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया जाता है और हमारे संविधान में जो है पार्ट 21 में टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविंसेस जो स्पेशल प्रोविजंस थे, उस वाले पार्ट में जो है इसको ड्राफ्ट किया गया। यही आर्टिकल था, आर्टिकल 370 या अनुच्छेद 370, और इसमें यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर का खुद का संविधान हो सकता है, खुद का झंडा हो सकता है, इंटर एडमिनिस्ट्रेशन पर जो है पूरा कंट्रोल जम्मू कश्मीर का होगा। जुलाई 1949 में कुछ निगोशिएशन शुरू होते हैं। इसके बाद प्रपोज्ड आर्टिकल निगोशिएशन होते हैं और इस मीटिंग में जो है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एन गोपाल स्वामी अयंगर और शेख अब्दुल्ला मौजूद थे। इसके बाद देखा गया 17 अक्टूबर 1949 में आर्टिकल 370 भारत के संविधान में शामिल कर दिया जाता है और इस आर्टिकल में वही ऊपर वाली ही चीजें थी कि भारत कोई भी लॉ जो है, भारत का कोई भी लॉ जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा, ठीक है, एक्सेप्ट आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 के अलावा कोई भी भारत का जो लॉ कानून होगा वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा सुनिए, जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो कोई भी प्रोविजन ला सकते हैं जो जम्मू कश्मीर पर लागू होगा, लेकिन उसके लिए भी जो है राज्य सरकार की सहमति जरूरी है। ये सारी चीजें समझते रहिए क्योंकि अंत में जो है इस पर हम लोग पहुंचेंगे। इसके बाद जो है आर्टिकल 3 में यह कहा गया कि स्वयं संशोधन नहीं किया जा सकता, उसको निरस्त नहीं किया जा सकता जब तक जम्मू कश्मीर की संविधान सभा से सहमति नहीं दे देती। जब तक जम्मू कश्मीर की संविधान सभा जो है वो सहमति नहीं दे देती, तब तक आप इसमें जो है संशोधन भी नहीं कर सकते। इसके बाद जो है 31 अक्टूबर 1951 आता है और जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के जो 75 मेंबर होते हैं वो एक साथ इकट्ठे होते हैं और ये पहली बार हुआ था क्योंकि इनको करना क्या था, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना था। और फिर 1952 आता है। 1952 में जो है जम्मू कश्मीर और इंडिया के बीच जो है एक दिल्ली एग्रीमेंट होता है। कितना खराब लगता था जम्मू कश्मीर और इंडिया के बीच में, ठीक है। उसके बाद 1954 में जो है आर्टिकल 35A, इसमें था कि जम्मू कश्मीर का नागरिक कौन होगा ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा तय करेगी।
और अगर विधानसभा किसी की भी नागरिकता खत्म कर देती है तो उस व्यक्ति की सारी प्रॉपर्टी जो है और सारे राइट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में वो खो देगा। जम्मू कश्मीर के गवर्नर को जो है सदरे रियासत बुलाया जाता था, वहां के चीफ मिनिस्टर को जो है प्रधानमंत्री बोला जाता था। यहां पर एक बहुत पुराना नारा आपने सुना होगा, एक स्लोगन था, दो प्रधान दो विधान वाला जो नारा था वो इसी वजह से था कि जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था, जम्मू कश्मीर का जो चीफ मिनिस्टर होता था उसको प्रधानमंत्री बोलते थे। यहां पर शासन भी थोड़ा अलग था, 6 साल का शासन था और ये था कि जम्मू कश्मीर और भारत की नागरिकता जो है वो अलग होगी। जम्मू कश्मीर में जो लोग रह रहे थे उनके पास भारत की नागरिकता भी थी, लेकिन जो लोग भारत में रह रहे थे उनके पास जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं थी। इनका अलग झंडा हुआ करता था। जम्मू कश्मीर में जो है हम लोग जमीन नहीं ले सकते थे। जम्मू कश्मीर की महिलाएं जो हैं किसी और स्टेट के लड़के से शादी नहीं कर सकती थी, अगर शादी करती तो उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सीज कर दी जाती थी और जो है उनकी भी नागरिकता कैंसिल कर दी जाती थी और उनके पति की भी जो नागरिकता है वो जम्मू कश्मीर में वैसे भी नहीं दी जाती। लेकिन इसके अलावा देखिए, अगर वो पाकिस्तान का कोई लड़का होता और वो जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी करता तो उसको जो है जम्मू कश्मीर की नागरिकता भी दी जाती और जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी भी खरीद सकता था। ये हाल था। फिर जो है इसके अलावा जो भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता था या बाकी जो पैसा आता था हवाला से, वहां पे बहुत पैसा आता था, ठीक है, तो उसकी जांच जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी। इसके बाद मतलब अब सोचिए कि हमारे ही देश का हिस्सा और हमारी ही सरकार वहां पे जांच नहीं कर सकती थी। साल आता है 1950 से 1960 में ये देखा गया कि जो आर्टिकल 370 था उसका भरपूर विरोध होने लगा था। खासकर जो आरएसएस थी वो हमेशा से आर्टिकल 370 का विरोध कर रही थी। कश्मीर को भारत से अलग करने के बजाय जो है यहां पर यह कहा गया कि जो आर्टिकल 370 है ये इसीलिए बनाई गई ताकि जो है कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाए। इसका आधार यही है, क्योंकि उन्होंने ये भी डिमांड की आर्टिकल 370 को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। 1950 से ये डिमांड जो है तेजी से उठने लगी थी और इसके लिए जो है 51 रेजोल्यूशंस भी पास किए गए थे। अब यहाँ पे कुछ जो पार्टियां थी, कुछ जो ग्रुप्स थे, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, केंद्रीय कार्यकारी मंडल और जम्मू कश्मीर प्रजा परिषद, ये कुछ जो थे। जम्मू कश्मीर जो प्रजा परिषद थी इसके जो लीडर थे बलराज मधो, जिन्होंने ये भारतीय जनसंघ के भी लीडर थे। 1953 में जो है जम्मू कश्मीर का पूरी तरीके से विलय होना चाहिए भारत में। ये इसके लिए जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे और प्रेसिडेंट भी थे, इन्होंने लगातार इसके लिए प्रोटेस्ट किया और इन्होंने जो है स्लोगन दिया था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये इनका जो है एक नारा था, इनका एक स्लोगन था। इसके बाद देखा गया कि इनको जेल में डाल दिया जाता और 23 जून 1953 में रहस्यमयी परिस्थितियों में जो है इनकी मौत जम्मू कश्मीर की जेल में हो जाती है। फिर 1964 में जो है एबीपीएस ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसका टाइटल था भारत की कश्मीर पॉलिसी, ये टाइटल था उसका। और वहां से ये डिमांड की गई कि इसको टेम्परेरी प्रोविजन बनाकर जो है जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर को जो है भारत की सारी स्टेट में मिला लेना चाहिए, जैसे हमारी बाकी स्टेट्स हैं वैसे ही होना चाहिए। इसके बाद ये कहा गया कि आर्टिकल 370 को जो है टेम्परेरी प्रोविजन बनाकर लाया गया था, उसको निरस्त करने के बाद बजाय जो है टेररिस्टों का इंस्ट्रूमेंट ये बना हुआ है। इसके बाद जो है 51 रेजोल्यूशन पास ही हो चुके थे, लेकिन धीरे धीरे ये देखा गया, ये सच था कि कश्मीर को जो है आतंकवाद घेरे जा रहा था। इस बीच पाकिस्तान, उसकी एजेंसीज और पाकिस्तान की आर्मी जो थी आईएसआई के ट्रेनिंग कैंप पे जो है यहाँ के
लोगों को ब्रेन वॉश करके उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। अफगानिस्तान के ग्लोबल मुजाहिदीनों को जो है कश्मीर में एंटर करा रहे थे, कश्मीर के लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था और कश्मीर के अंदर ही जो है कई टेररिस्ट कैंप बना दिए गए थे, जिसमें से हरकत उल अंसार था, एक अल उमर मुजाहिदीन था, हिजबुल इस्लाम था, हिजबुल मुजाहिदीन था और इसके बाद जो है जमात हुरियत कॉन्फ्रेंस। इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो है कश्मीरियों को भड़काया जाता था। अब यहां पर जो है पाकिस्तान जो है शुरू से ही कश्मीर के लोगों को टारगेट करता था, क्योंकि कुछ चीजें बताते। एक ऑपरेशन गुलमर्ग हुआ था 1947 या 49 के बीच में, जब पुंछ के रास्ते धर्म के नाम पर जो है हरी सिंह की मुस्लिम फौज को अपनी तरफ लिया गया था और बारामूला का क्या हाल कर दिया गया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ था और ऑपरेशन जिब्राल्टर का जो काम था वो यही था कि कश्मीर वैली के अंदर कैसे अनरेस्ट को क्रिएट किया जाए, कैसे वहां के लोगों को भारत सरकार के खिलाफ खड़ा किया जाए, उनको कैसे भड़काया जाए। ऑपरेशन 2 पैक एक था, जिसको जो है ये बताया जाता है जनरल जियाउल हक जो था, जो कि वहां का पाकिस्तान का आर्मी चीफ था, वो खुद इस जो ऑपरेशन 2 पैक था इसको लीड कर रहा था। उसमें ये कहा गया कि वो खुद के लोगों को जो है कश्मीर में भेजने के बजाय जो कश्मीर का ही यूथ था, जो जम्मू कश्मीर का यूथ था, उनका ब्रेन वॉश कर रहा था, जिससे वे लोग जो है वायलेंट क्रिएट करें और भारत और सेना के खिलाफ उनको भड़काया जा सके। इनका उद्देश्य क्या था? पहला तो यही था कि कश्मीरी यूथ को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना, कानून व्यवस्था को खराब करना, कश्मीर घाटी को मुस्लिम एरिया बना दिया जाए। इसके बाद कश्मीर के लड़कों को जो है जिहाद के लिए प्रिपेयर करना। इसके बाद ये देखा गया कि यहाँ पर जो है OGW बनाना शुरू कर देते। अब सवाल उठता है कि OGW क्या होता है? ओवरग्राउंड वर्कर। ओवरग्राउंड वर्कर का मतलब होता है कि अपने ही देश में रहकर, जैसे एक मान के चलिए उस वक्त होता क्या था कि जम्मू कश्मीर में ही रहने वाला कोई, ठीक है, जम्मू कश्मीर में रहने वाला कोई वो पाकिस्तानियों की मदद कर रहा था। पाकिस्तान जो भारत में जो टेररिस्ट अटैक हो रहे थे उसमें जो है जम्मू कश्मीर के कई लोग उनकी मदद कर रहे थे, तो वो ओवरग्राउंड वर्कर बोले जाते थे। मदद कैसे करते थे? उन्हें रहने की व्यवस्था देते थे, उन्हें स्पॉट बताते थे कि कहां पर हमला किया जा सकता है, उनको बाकी जो फैसिलिटीज होती थी वो प्रोवाइड करते थे। इसमें ये देखा गया चाहे वो पहलगांव हो, पुलवामा हो, उरी हो, ये सारे जो अटैक हुए थे इसमें जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स का सबसे ज्यादा हाथ था। इन सारी चीजों की जांच नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो उनके इंटरनल सिक्योरिटी में इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। अब इस वजह से जो हमारी सरकारें थी, जो हमारी गवर्नमेंट थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि चीजों को कैसे रोका जाए। इसी दौरान ये देखा गया 19 जुलाई 2008 एक बारामूला से श्रीनगर हमारे जवान जा रहे थे, वहां पर आईडी ब्लास्ट होती है और 10 जवान शहीद हो जाते। इसमें यह देखा गया कि ओवरग्राउंड वर्कर्स की अहम भूमिका थी। एक बस में जवान जा रहे थे, उन पर अटैक हो जाता है। ये हैदरपुरा श्रीनगर के बीच में जो है अटैक होता है 24 जून 2013 को, और उस वक्त ये देखा गया कि जवानों के पास में हथियार नहीं थे। 8 जवान उसमें शहीद हो जाते हैं। अब इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन का जो कमांडर था, ये स्टोरी हम पहले कर चुके हैं, जो भारत के लिए आतंकवादी था, लेकिन कश्मीर के लोग जो थे वो इसको क्रांतिकारी मानते थे। इसके अलावा कश्मीर के यूथ के लिए वो हीरो था। इसमें जो है कमांडर जो बुरहान वानी था, परवेज अहमद लश्करी और सरताज शेख, इनका एनकाउंटर किया जाता है। इनके एनकाउंटर के बाद जो है कश्मीर का हालात बिगड़ जाते हैं। कैसे? बुरहान वानी की जनाजे में बताया जाता है कि 3 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे। जब ये सिचुएशन कंट्रोल की जा रही थी तो 96 लोग मारे गए, 4000 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सन्स घायल हुए, 15,000 से ज्यादा आम लोग घायल हो गए, और ये सारी चीजें हुई। इसके बाद बारामूला के जो उरी कैंप था,
उसमें जो है 4 आतंकवादी जो है घुस जाते हैं और भारत के 18 जवान जो है उसमें शहीद हो जाते हैं उनकी गोलाबारी में। फिर जो है इसी दौरान देखा गया 2014 में भाजपा की सरकार आती है और धीरे धीरे जो है वो इसी पर चुनाव जीते थे कि आर्टिकल 370 जो है उनके एजेंडे में मेन थी। फिर जो है जब ये सरकार आती है तो इसके बाद ये देखा गया कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। 89 केस जो है वो पत्थरबाजी के लिए दर्ज किए गए थे, जो कि 2016 में बुरहान वानी के डेथ के बाद हुए थे। इसमें जो है जो 89 केस दर्ज किए गए थे, जब इनमें एनआईए ने जांच की, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जांच की, तो ये पाया कि इन सारे केसेस के लिए जो है यासीन मलिक को इन सारी घटनाओं का मुख्य आरोपी था भी और उसके बाद बनाया गया। भारत सरकार की तरफ से जो है एनआईए को आदेश था कि जो लोग आतंकवाद की मदद कर रहे हैं, जो आतंकवाद में शामिल हैं, उनकी जो है लिस्ट निकाली जाए। इसके बाद बताया जाता है कश्मीर में जाकर एनआईए ने जो है जगह जगह कैंप लगाए, तमाम सारे इन्वेस्टिगेशन किए, तमाम सारे एविडेंस एनआईए ने इकट्ठे किए और उन्हीं के बेस पर जो है यासिर मलिक को गिरफ्तार किया गया। अब कश्मीर को भारत से अलग करने वालों को जो है अरेस्ट करना शुरू किया जाता है। 2017 में जो है कई सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया जो क्या करते थे, जो मिलिटेंट फंडिंग केस में कई सारे लीडर्स थे, जैसे जो पत्थरबाज थे उनको पैसे दिए जाते थे, जो उनको इकट्ठा करते थे उनको उससे ज़्यादा पैसे दिए जाते थे, जो इकट्ठा करने वालों के ऊपर थे उनको उससे ज़्यादा पैसे दिए जाते थे। तो ये सारा पैसा जो है ये हवाला के थ्रू आता था। हवाला क्या होता है वो भी कभी बताएंगे। हवाला क्या होता है, तो वो धुरंधर मूवी देखी है, उसमें जो वो 2 भाई होते हैं, क्या नाम है उनका भी याद नहीं आ रहा है, तो वो हवाला का ही पैसा उनका चलता था। इसमें एक स्पोक पर्सन था शहीद उल इस्लाम अयाज अकबर एक था, एक मेहराजुद्दीन कलवल था, एक पीर सैफुल्ला था और एक बिजनेसमैन था जिसका नाम था जहूर अहमद बटाली, और ये हवाला कराता था, हलाला नहीं हवाला, ठीक है। पाकिस्तान का पैसा जो है यूएई के जरिए भारत आता था शेल कंपनीज के द्वारा, और अलग अलग लीडर्स को ये पैसा जो है वो दे दिया जाता था। इसके बाद जो है ये देखा गया कि सैफ अली शाह गिलानी, मीर बाज, उमर फारूक, इन्होंने एक सेल्फ स्टाइल ग्रुप को फॉर्म किया जिसको ज्वाइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप, इस ग्रुप के साथ इन लोगों ने जो है डायरेक्शन देना शुरू किया जिससे कश्मीर के लोग जो है प्रोटेस्ट कर सकें और बंद का ऐलान कर सकें और रोड्स को ब्लॉक कर सकें। ये सारा जो है ये सेल्फ स्टाइल ग्रुप जो फॉर्म किया गया था, इसके थ्रू जो है कमांड दी जाती थी। इसके अलावा जब यासीन मलिक के घर पे छापा मारा गया तो 8 दिन का एक प्रोटेस्ट कैलेंडर मिला, मतलब कहाँ कहाँ पे दंगा करना है, कहाँ कहाँ पे क्या करना है, ये सब जो है उसके घर में एक कैलेंडर मिला जिसमें 8 दिन का पूरा डेटा था। इसके बाद उसके घर में जो है एक लेटर पैड मिला जिस पर जो है हिजबुल मुजाहिदीन की कुछ कमांड लिखी हुई थी। साल आता है 2019, 14 फरवरी को जैश ए मोहम्मद ने एक प्लान बनाया, कश्मीर के एक यूथ को गुमराह करके सुसाइड बॉम्बर बना देते हैं। उसको अपनी फिदाइन स्क्वाड में भर्ती किया। उसके बाद ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से सीआरपीएफ के एक कॉन्वॉय को 14 फरवरी 2019 को आईडी ब्लास्ट से हमला किया जिसमें जो है 40 जवान शहीद हो गए। जांच के बाद एनआईए ने एक चार्जशीट बनाई जिसमें 19 नाम जो है शामिल थे। उस चार्जशीट में जो है मसूद अजहर, रौफ अजगर, अमार अलवी, इनके साथ 7 और पाकिस्तानी थे। ये तो 7 लोग जो थे हम कह सकते हैं पाकिस्तान से थे, जो 19 में से 12 लोग जो थे इसमें इंडिया से थे, कश्मीर से थे वो, सॉरी, आदिम अहमद डार, ईशा जहान के पिता शाकिर बशीर और सजाद भट्ट। 12 ये लोग जो थे ये कश्मीर के रहने वाले थे।
हमारी सेना पर जो था ये सबसे बड़ा हमला था। ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है और जम्मू कश्मीर के लोगों का उस वक्त किया जा रहा था टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसके बाद अब भारत सरकार ने मन बना लिया था कि धारा 370 को खत्म ही करना सही है। असली काम शुरू होता है जून 2019 से। जून 2019 में जब गृह मंत्री अमित शाह जो है गृह मंत्री के रूप में पहला विजिट जो था वो जम्मू कश्मीर का करते हैं। और जब वो जम्मू कश्मीर जाते हैं तो वहाँ पर सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स से उनके ऑफिसर्स से मिलते हैं, उनसे फिर एक लंबा डिस्कशन होता है और लंबे डिस्कशन के बाद जो है वो दिल्ली वापस आते हैं। अब उन्हें समझ आ गया था कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है वहाँ की, और उन्हें ये भी समझ आ गया था कि एक भारी हिस्टोरिकल ब्लंडर हुआ है जिसको करेक्ट करने की जरूरत। हमारे पुरखों के द्वारा कुछ उस समय के हालात के हिसाब से सही था, लेकिन अब उसको करेक्ट किया जा सकता है। जो टॉप ऑफिसर्स थे उन लोगों ने जो है जम्मू कश्मीर के ऑफिसर्स के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ स्ट्रेटेजी बनानी शुरू की। जब हम ये ऐलान करेंगे कि धारा 370 को खत्म कर दिया गया है तो किस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, मतलब उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा कि पूरा देश, अगर मान लो जैसे पाकिस्तान उधर से कोई कार्रवाई कर देता है, कोई हमला कर देता, कोई अटैक कर देता है, या कश्मीर में ही जो सेपरेटिस्ट रह रहे हैं इनमें से कोई निकल के जो है सड़कों पर ये उतर आए, या इनके पास जो भी चीज़ें रखी हैं उनसे कोई ये अटैक कर दें, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी गई। जब बताते हैं कि पूरा देश कारगिल वॉर के 20 साल पूरा होने के एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा था, ये वही समय था जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सीक्रेट विजिट पर जो है श्रीनगर निकल चुके थे। 23 या 24 जुलाई का दिन था। आर्मी और एयरफोर्स के साथ इनकी जो है सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। इसमें आर्मी और एयरफोर्स तो थी ही, साथ ही नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो थी, रॉ एंड एनालिसिस विंग भी इसमें शामिल था, और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के साथ बताते हैं एक बड़े आइडिया पर डिस्कशन हुआ कि कैसे सारी चीजों को मैनेज करेंगे। इसके बाद ये देखा गया कि पाकिस्तान की साइड से अगर कुछ होता है तो कैसे निपटेंगे। सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो कुछ टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में छिपे हैं उनके द्वारा अगर कुछ किया जाता है तो कैसे निपटेंगे। आम लोगों के द्वारा अगर कोई एक्टिविटी की जाती है तो कैसे निपटेंगे। बताते हैं कि उस दौरान जो है वहां पे 20 ड्रोन को डिप्लॉय किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ को केवल ये पता था कि क्या होने वाला है, बाकी किसी को भी, मतलब सारे जो टॉप लीडर्स या जो टॉप ऑफिसर्स थे केवल उन्हीं को इस बारे में जानकारी थी, बाकी नीचे वालों को तो पता भी नहीं था क्या होने वाला है। देश के अलग अलग कोने से जो है जम्मू कश्मीर में जो है फोर्सेस को भेजना शुरू कर दिया जाता है। पुलिस को कहा जाता है कि जितने भी सैटेलाइट फोन हैं स्टॉक में उनको बाहर निकालो, और जो ये फोर्सेस के लोग जो हमारे कॉप्स आ रहे हैं उनको वो दिए जाएं। बताया जाता है लगभग 2000 फोन ऐसे सैटेलाइट फोन निकाले गए। 45,000 एडिशनल जवानों को जो है घाटी में डिप्लॉय किया जाता है। एनएसए जो है अपनी मीटिंग के साथ सीक्रेट मीटिंग भी कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत और एयरफोर्स के चीफ जो थे इन लोगों ने फोर्सेज को मोबिलाइज करना शुरू किया। ट्रांसपोर्ट एयर फ्रंट को डिप्लॉय किया। एनटीआरओ ने जो है इजरायली ड्रोन्स को जो है पीर पंजाल के एरिया में जो मॉब कंट्रोल करना था उसमें लगा दिया। फिर ये देखा गया कि अजीत डोभाल जो थे वो 3 दिन की सीक्रेट विजिट पर कश्मीर में रहते हैं। फिर दिन आता है 26 जुलाई। इस दिन एक डिसीजन ये लिया गया कि अमरनाथ यात्रा जो थी, जो कि शुरू हो चुकी थी, उसको बीच में रोक दिया जाता है और जो भी टूरिस्ट वहां पर थे उनको वापस बुला लिया जाता है। सोचिए कि कैसी सिचुएशन थी। 100 कंपनीज जो थी सेंट्रल पैरामिलिट्री के जो है कश्मीर की घाटी में डिप्लॉय कर दी जाती हैं।
इस मिशन को जो है सीधे तौर पर अमित शाह और लॉ मिनिस्टर जो थे रविशंकर प्रसाद इसको हेड कर रहे थे। अगस्त का महीना आ चुका था और 4 तारीख थी। चीफ सेक्रेटरी ने जो है डीजीपी दिलबाग सिंह को आदेश दिया कि जो जो बड़े लीडर्स हैं उनको हाउस अरेस्ट किया जाए। उसमें महबूबा मुफ्ती थी और भी जो उनकी पार्टी के टॉप लीडर्स थे, उनके मोबाइल फ़ोन छीन लिए जाएं, लैंडलाइन सर्विसेज को स्टॉप कर दिया जाए और ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो उन्होंने कही। पता नहीं, एक अनमार्क्ड कार में, अनमार्क्ड मतलब जो जिससे जो है सरकारी किसी भी चीज़ का लेना देना नहीं था, मतलब एक साधारण सी कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं। उस वक्त राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद थे, उनसे मिलते हैं, उनको सारी प्रोसेस एवरीथिंग कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे वो लोग, सारी चीज़ें मतलब बड़ी बारीकी से सभी चीज़ें समझाते हैं। फिर वहाँ से जो है उनको परमिशन मिलती है। अब ये देखा गया अलग अलग गतिविधियां जो लोग थे वो देख रहे थे। लोगों को लग रहा था कि भारत युद्ध पर जाने वाला है, कुछ लोगों को लग रहा था पीओके भारत में मिलने वाला है, तो ऐसी चीजें हो रही थी। लेकिन जब अचानक से अमरनाथ यात्रा को बीच में रोक दिया गया और तो ये कहा, जब लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए तो ये कहा गया कि पाकिस्तान के द्वारा जो है अमरनाथ यात्रियों पर अटैक करने का इनपुट मिला है, मतलब एक खुफिया जानकारी है। अब बड़े लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, इंटरनेट भी मुफ्त बंद कर दिया गया था। उसमें जो है महबूबा मुफ्ती थी, उमर अब्दुल्ला थे, इन लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, बाकी लोगों को भी किया गया था। 5 अगस्त 2019 का दिन आता है जब अमित शाह पार्लियामेंट में जो है एंटर कर रहे थे। इसी बीच एक फोटोग्राफर ने जो है एक फाइल का फोटो क्लिक किया। जो फाइल अमित शाह के हाथ में थी और फाइल पर लिखा था टॉप सीक्रेट। उसमें और भी बहुत सारी जो है टॉप पे जानकारियां दी थी, बड़ी बड़ी हेडिंग में दिया था कि कैसे चीज़ों को करना है, राष्ट्रपति को जानकारी देनी है, फिर जो है किस किस अधिकारी से मिलना है, तो टॉप पे कुछ हेडिंगें थी। देश के सामने ये तस्वीरें आती हैं। फिर अब जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, ये सबको पता चल चुका था। अब आर्टिकल 370 के कुछ हिस्सों को रद्द कर दिया है। जब ये कहा जाएगा तो जो सरकार में जो विपक्षी लोग हैं उनको कैसे सारी चीजें समझाई जाएंगी। तो ये कहा गया कि इसके लिए जो है जो भारत के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के पास जो है ये पावर है कि वो कोई भी प्रोविजन बना सकते हैं जो जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकता है। ठीक है, ये तो आर्टिकल 370 सेक्शन 3 में लिखा है। लेकिन उसके लिए जो है जम्मू कश्मीर की सरकार से या वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से परमिशन बता रहे, उनसे डिस्कशन करना पड़ेगा, उनको इस बारे में जो है जानकारी देनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले ये देखा गया था कि जम्मू कश्मीर की सरकार गिर चुकी थी, वहां ऐसा कोई था ही नहीं जिससे ये डिस्कशन किया जाता। तो ये अधिकार जो होते हैं, फिर ये देखा गया कि ना तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और सरकार तो वैसे भी पहले से नहीं थी, तो सीधा ये सारी चीजें जो हैं पार्लियामेंट को ट्रांसफर हो जाती हैं। अब ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास पूरी ताकत है आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश पर भारत सरकार ने कहा भारत का संविधान बाकी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा और 6 अगस्त को एक ऑर्डर आता है, आर्टिकल 370 के सारे क्लॉजेस को खत्म कर दिया जाता है, केवल क्लॉज 1 को छोड़कर। जम्मू कश्मीर जो है पूरी तरीके से भारत में विलय हो चुका था। जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 5 अगस्त 2016 से 5 अगस्त 2019 के बीच बताते हैं 124 सिविलियंस की डेथ हो चुकी थी। 370 हटने के बाद जो है
इसी जो डेथ रेशियो था इसमें कमी देखी गई, और कमी क्या देखी गई, 0 हो चुका था। बाकी एक्टिविटीज भी कम हो चुकी थी। यासीन मलिक जो है इस वक्त जेल में सजा काट रहा है। मार्च 2020 में उसको टाडा कोर्ट ने जो है कानून व्यवस्था को टाडा कोर्ट ने जो उसको सजा सुनाई थी। और अब ये देखा गया ना तो वहां पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई दिक्कत हो रही थी और ना ही जो है बाकी चीजों में कोई दिक्कत आ रही थी। पिछले 1947 से जब से हमारा देश आजाद हुआ था उसके बाद से 2019 तक ये देखा गया कि जम्मू कश्मीर में जो है 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था। 370 हटने के बाद 2019 से 20 और 21 में ये देखा गया कि 81,122 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल वहां पे आया। टूरिज्म जो था वो 1,88,00,000 लगभग टूरिस्ट वहां पे आए। और जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट के तहत अब वहां पर आउटसाइडर्स जो थे वो जगह खरीद सकते थे, केवल और केवल वो जमीन एग्रीकल्चरल नहीं होनी चाहिए थी। कई अलग घरों पर जो है भारत का झंडा दिखता था। अगर महिला पहले किसी जम्मू कश्मीर के अलावा किसी कहीं और शादी करती थी तो राइट टू प्रॉपर्टी खत्म हो जाता था, अब ऐसा कुछ नहीं था। इवन उसके पति को भी जो है वहाँ अगर अब करे तो वहाँ जम्मू कश्मीर की जो है नागरिकता लेने जरूरत नहीं, अब तो वो हमारे देश का हिस्सा हो चुका है, पूरी तरीके से मर्ज हो चुका है। हिस्सा तो पहले भी था लेकिन कुछ चीज़ें जो थी जो रोक रही थी बीच में। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप पहले नहीं कर सकते थे। एंटी सोशल एलिमेंट्स जो थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जो लोग पहले उनके रिकॉर्ड निकाले गए, जो लोग पत्थरबाजी में शामिल होते थे उनका पासपोर्ट था तो कैंसिल कर दिया गया, नया पासपोर्ट पर बैन लगा दिया कि गया कि इनका बन ही नहीं सकता। 219 लोगों को अरेस्ट किया गया, 51 केस दर्ज किए गए। इस दौरान ये देखा गया उस समय जो लोग पत्थरबाजी में शामिल थे उसमें कितने सरकारी लोग भी कुछ लोग शामिल थे। बंद के दौरान कुछ लोग सरकारी लोग शामिल थे, उनको नौकरियों से हटा दिया गया बिल्कुल तौर पर, ना पेंशन मिलती ना कुछ, सारा कुछ उनका खत्म कर दिया गया। तो ये कहानी थी उस जम्मू कश्मीर की धारा 370 की। मिलते हैं अगली कहानी में एक और नए वीडियो के साथ।